इस ग्रहण के क्या मायने हैं और क्या प्रभाव डालेगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे संवाददाता प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं। महादेव पांडे सर हमारे साथ जुड़ेंगे, खगोल शास्त्री हैं, गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सुभाष पांडे जी प्रोफेसर हैं ज्योतिष विभाग में वाराणसी में, वो भी हमारे साथ इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप तीनों को देख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत प्रयागराज चलते हैं, मानवेंद्र से करते हैं। मानवेंद्र, तमाम तरह के एहतियात बरतने की बात तमाम लोग वहाँ कर रहे होंगे, क्या कहना है वहाँ लोगों का इस ग्रहण को लेकर के? किस तरह के एहतियाती कदम बरतने की ज़रूरत है? जी देखिए, एहतियात की जहाँ तक बात है, जो ग्रहण काल होता है उसमें मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं और जो देव प्रतिमाएं हैं उनको स्पर्श करना वर्जित होता है। इसके अलावा जो लोग हैं उनके किसी प्रकार के खान पान पर या किसी प्रकार के किसी भी प्रकार का कोई कर्म जो होता है उसको नहीं करना चाहिए। और जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनकी बात अगर छोड़ दी जाए तो ग्रहण से पूर्व ही कुछ खा पी लेना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ ग्रहण की, तो संगम तट पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि लोग स्नान कर रहे हैं। चूँकि ग्रहण का काल 9:16 से शुरू हो रहा है, तो लोग स्नान करते हैं। उससे माना जाता है कि मोक्ष काल में स्नान करने से ग्रहण काल में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर संगम में खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं ताकि सूर्य जो है उस पर से ग्रहण का असर खत्म हो सके। और जो जैसा कि जानकार बता रहे हैं कि चूड़ामणि सूर्य ग्रहण है और जिस तरह से आषाढ़ अमावस्या के दिन पड़ा है दुर्लभ सूर्य ग्रहण है 1962 में, जैसा कि जिक्र आया है, उसी परंपरा का ये सूर्य ग्रहण है। तो इसके परिणाम काफी हानिकारक हो सकते हैं और इस लिहाज से सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जो नियम बताए गए हैं धर्मशास्त्रों में, जिस तरह से सूतक काल के जो नियम हैं और मोक्ष काल के। सुभाष सर, सुना आपने किस तरह का डर है लोगों में और लोग स्नान भी कर रहे हैं, लेकिन जो क्या वाकई डरने की जरूरत है? क्योंकि पहले दहशत में आ जाते हैं लोग, ग्रहण को लेकर के तमाम हानिकारक बातें की जाती है और तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र इस पर? चर्चा करना चाहता हूं कि वर्षों में कई ग्रहण आते हैं। कोई भी शास्त्र या धर्मशास्त्र किसी को हतोत्साहित नहीं करता है। इस ग्रहण से हम हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस ग्रहण का प्रभाव बृहद संहिता में दिया है कि आषाढ़ मास में जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो भारत के उत्तरी देशों में इसका बड़ा दुष्प्रभाव होता है। माने पूर्व पश्चिमोत्तर भारत के स्थानों में फसलों में भी विकृति आती है, कहीं वृष्टि होती है, कहीं अल्प वृष्टि होती है। एक विशेष आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि अन्य जो पश्चिम देश हैं, चीन है या पाकिस्तान है, इन देशों के लिए बहुत क्षति होने की संभावना बनती है। स्पष्ट रूप से बृहद संहिता में दिया कि चीन देश में रहने वालों के लिए क्षति अधिक होती है। वहाँ की अर्थव्यवस्था से लेकर के और सैनिक स्तर पर बहुत क्षति होगी। तो हमें लगता है कि यह भारत के लिए उतना कष्टप्रद नहीं है यह ग्रहण, जितना पश्चिम देशों के लिए, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान देशों के लिए, यूएई इत्यादि देशों के लिए यह घातक हो सकता है। इसलिए कि ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो सार्वभौमिक होता है और ज्योतिष शास्त्र में केवल भारत के ही पश्चिमोत्तर देशों को लेकर के और जो एशिया के कुछ देश हैं उन देशों की भारी क्षति होने की संभावना दिख रही है। बिल्कुल, ज्योतिष के प्रोफेसर हमारे साथ हैं और साथ में हमारे साथ महादेव पांडे जी हैं, खगोल शास्त्री हैं। महादेव सर, आपसे जानना चाहूँगा, जो तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जाती है ज्योतिष शास्त्र के नाम से, और क्या कहता है खगोल इस सूर्य ग्रहण के बारे में? जी देखिए सुशांत जी, विज्ञान और खगोल विज्ञान के आधार पर ये केवल मात्र खगोलीय घटना है। और इस खगोलीय घटना में जो खगोल शास्त्री हैं और वैज्ञानिक लोग हैं, ये विशेष रूप से इस दुर्लभ घटना का अध्ययन करते हैं और लोगों में जो भ्रांतियां हैं इसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और इस बार का जो ग्रहण हो रहा है ये पूरी तरह से वलयाकार ग्रहण हो रहा है। ये बड़ी दुर्लभ ग्रहण है। अभी आप ये समझ लीजिए कि 2009 के बाद में ये फिर 2020 में ऐसा ग्रहण हो रहा है जो एक ही महीने में 3 ग्रहण पड़ रहे हैं जी। 2009 में 3 ग्रहण पड़े थे
और 2020 में पड़ रहे हैं। इसके बाद में फिर आप समझ लीजिए कि 2031 में ये देखा जा सकेगा सूर्य ग्रहण, या और वो भारत में कुछ जगहों पर जैसे केरल में आंशिक रूप से दिखेगा जी। उसके बाद में खगोलविदों के लिए इतनी मतलब आश्चर्यजनक और अचंभित और दुर्लभ घटना है कि मतलब 14 साल बाद फिर हम इसका अध्ययन कर पाएंगे। इसलिए इसमें खगोल विज्ञान के हिसाब से, खगोलीय घटना के हिसाब से इसका अध्ययन करना और लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना ये बहुत ज़रूरी है कि यह मात्र खगोलीय घटना है और दो खगोलीय पिंडों के आमने सामने आने पर ऐसी घटनाएं होती हैं जी। लेकिन माधव सर, ये तो कहा जाता है ना कि जो सूर्य के विकिरण है उनसे बचने की जरूरत पड़ती है। सोलर रेडिएशन जो है वो बहुत खतरनाक है आम लोगों के लिए। ऐसे में किस तरह से एहतियात? हाँ, इसमें सावधानियों, देखिए सूर्य ग्रहण को देखने के लिए जी आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। सोलर चश्मे का उपयोग करना चाहिए आपको, पिन होल कैमरे के माध्यम से देखना चाहिए। किसी संस्थान, जैसे हमारे संस्थान में दूरबीन लगाई गई है, लेकिन आज मौसम के ख़राब होने की वजह से ग्रहण नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब एहतियातन जो है सूर्य ग्रहण देखने की ज़रूरत है और इसको समझने और जानने की ज़रूरत है। ये कोई बहुत बड़ी विज्ञान के हिसाब से दैवीय घटना नहीं है। हाँ। ये खगोलीय घटना है और खगोलीय घटना को देखने के लिए, इसके लिए लोगों में जो अंधविश्वास है उसको विज्ञान दूर करने का प्रयास करता है। जी। मानवेंद्र भी हमारे साथ हैं प्रयागराज से, हमारे संवाददाता। मानवेंद्र, एक बार आप ज़रूर घाटों की तस्वीर भी दिखाएं, शायद बहुत से लोग वहां पहुंचे हुए हैं, सूतक काल चल रहा है, ऐसे में क्या कुछ नज़र आ रहा है आपको और क्या तमाम बातें की जा रही है वहाँ पर? जी निशांत, ये हम इस वक्त संगम तट पर मौजूद हैं और आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि संगम में लोग पहुंचे हुए स्नान कर रहे हैं। ठीक सामने जो नावें जहां पर लगी हैं, ये संगम में मुख्य संगम का स्थान है और यहां पर आप देख सकते हैं लोग लगातार स्नान कर रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से जो मोक्ष के दोष हैं, वो जो ग्रहण के दोष है वो दूर होते हैं और मोक्ष काल तक हम लोगों को इसी तरह से स्नान करते देखेंगे। बहुत सारे लोग जब ग्रहण काल शुरू हो जाएगा तो गंगा नदी में खड़े होकर के कमर तक और प्रार्थना करते हैं कि ग्रहण का जो दोष है उससे लोगों को कष्ट ना हो। तो दिन भर यहाँ पर इसी तरह से सिलसिला आपको देखने को मिलेगा, लोग स्नान करते दिखेंगे। हालांकि मोक्ष काल हो जाने के बाद लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ेगी, लेकिन जिस तरह से हमने देखा लॉकडाउन और अनलॉक 1 में यहाँ पर लोग कम दिखाई देते थे, आज काफ़ी दिनों बाद यहाँ संगम तट पर रौनक दिखाई दे रही है। तमाम नावें अलग अलग घाटों से यहाँ पर पहुँच रही हैं, लोगों के स्नान करने का सिलसिला जारी है। और जिस तरह से सूर्य ग्रहण का जो समय है वो 9:16 पर शुरू हो रहा है अगर हम प्रयागराज की बात करें, और 3:04 तक रहेगा। तो इस दौरान लोगों को लगातार हम यहाँ पर स्नान करते देख सकते हैं और लगातार जो मोक्ष काल है उसके बाद ही लोग यहाँ से जाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि संगम में तो रौनक ही दिखाई दे रही है सूर्य ग्रहण के मौके पर, और लोग पूजा प्रार्थना करके अपने तरीके से ग्रहण के दोष का निवारण कर रहे हैं। मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं, चूँकि 12 घंटे पहले बंद होते हैं, तो लोग जो दर्शन करने के लिए आते हैं वो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले संगम में स्नान करेंगे, उसके बाद तमाम दूसरे जो मंदिर हैं वहाँ पर पहुँचेंगे और जब मंदिरों के कपाट खुलेंगे 3 बजे के बाद तो वहाँ पर दर्शन पूजन होंगे। तो एक तरह से मौसम थोड़ा सा इस वक्त बदली है। आसमान में सूर्यदेव दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे, इसको कहना, सूर्य ग्रहण का दर्शन होगा कि नहीं होगा, इसको कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से बदली है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, बावजूद इसके लोग डटे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, लगातार स्नान करने का सिलसिला जारी है और पूरे उत्साह के साथ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूजा प्रार्थनाएं उनकी कर रहे हैं। तो लोग इस अवसर पर जिस तरह से संगम तट पर हम देखते थे लोगों की भीड़ जुटती थी, वो यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे जैसे ग्रहण का समय निकट आ रहा है, लोग लगातार अलग अलग दिशाओं से अलग अलग बिल्कुल। मानवेंद्र, सुभाष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी, ग्रहों पर प्रभाव की बात की जा रही है, हर तरह की खबरें आ रही है कि कुछ राशियों पर इसका प्रभाव गलत भी पड़ सकता है, क्या तथ्य है इसमें? ऐसे देखिए, जैसे अभी
भूभौतिकी वाले ने कहा कि ग्रहण किसी को नहीं देखना चाहिए। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत मूलतः भी यही आदेश होता है कि ग्रहण किसी को देखना शुभ नहीं माना गया है। 4 राशि को छोड़ करके मेष राशि, सिंह राशि, मकर राशि और कन्या राशि को छोड़ करके अन्य राशि वालों को ग्रहण देखना नहीं चाहिए, इसलिए कि उसके लिए शुभ नहीं कहा गया है। अलग अलग इसीलिए अगर आदमी हो सके तो ग्रहण काल में स्नान करके घर पर ही दीपक जला करके अपने इष्ट देवता की आराधना करे। यथा संख्या जो भी धर्म संप्रदाय का आदमी है उस अपने धर्म संप्रदाय के अनुसार उस देवता का पूजन करे तो अभिष्ट सिद्धि की फल प्राप्ति होती है। आपको बता दें, हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में कहा गया है कि ग्रहण काल में किया गया जो जप होता है वो करोड़ों गुना फायदा करने वाला होता है। यदि आप किसी भी इष्ट देवता की पूजा करते हैं, ग्रहण काल में पूजन वर्जित नहीं है। हाँ, विग्रह स्पर्श वर्जित किया गया है, किसी देव प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार के देव प्रतिमा है, लक्ष्मी गणेश हैं या हनुमान जी हैं, जो भी देवता हैं उनका स्पर्श सूतक काल से लेके ग्रहण काल में नहीं करना चाहिए। लेकिन आप स्नान आदि करके अपने घर में रह करके अध्ययन कर सकते हैं, ईश्वर का भजन कर सकते हैं, अपने अपने धर्मानुसार आचरण कर सकते हैं। इसमें कहीं से कोई बाधा नहीं है, यह स्वच्छता और पवित्रता के साथ। लेकिन सुभाष जी, एक सवाल सबके मन में आता है कि अगर हम तमाम शहरों की बात करें तो हर शहर में अलग अलग समय है सूर्य ग्रहण का, तो क्या उसी हिसाब से हर चीज़ें बदलेंगी? जो विधि विधान आप बता रहे हैं या जो तमाम एहतियाती कदम बरतने की बात कर रहे हैं, क्या उसी समयानुसार होना चाहिए? नहीं, आपको बता दें, जैसे स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम में अंतर होता है जी। अन्य देशों के विदेशों के भी समय अलग अलग है। तो जिस स्थान पर जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय के अनुसार ही उसको सूतक लगेगा और ग्रहण का काल होगा। जैसे प्रयाग में 10:28 से लेकर के और 2:06 तक हाँ, ग्रहण का प्रयाग में रहेगा, तो उस समय वहां के लोगों को उतना ही देर ग्रहण मान्य होगा। वो 2:06 के बाद स्नान आदि करके भोजन बना के कर सकते हैं, उसमें कहीं से कोई दोष नहीं है। जैसे वाराणसी में देखा जाए या अर्थात लगभग उत्तर प्रदेश में ये सामान्य रूप से 10:30 बजे से लेकर के और 2:10 तक ही ग्रहण का प्रभाव रहेगा। हर शहर में अलग अलग जहाँ लगता है, जहाँ प्रभाव दिखता है वहीं वहाँ सूतक। आप तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि आप हमारे साथ रहिए। एक छोटा हम ब्रेक ले रहे हैं, इस पर चर्चा हम लगातार जारी रखे हुए हैं। तमाम बातें बताएंगे आपको, सभी तरह की जानकारियां ग्रहण से जुड़ी हुई, विज्ञान क्या कहता है, ज्योतिष शास्त्र की तरफ से क्या कहा जा रहा है, वो तमाम जानकारियां इस कार्यक्रम में हम आपको पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।
ग्रहण पर हम चर्चा कर रहे हैं और कुछ ही देर का वक्त बचा है जब आपके शहर में भी सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी और लगभग 6-6.25 घंटे का वक्त होगा जब सूर्य ग्रहण होगा। और इस समय किस तरह के एहतियाती कदम बरतने की ज़रूरत है, आपको उन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। महादेव पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाष पांडे जी जुड़े हुए हैं, ज्योतिष विभाग में प्रोफेसर हैं वाराणसी में। हमारे साथ प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, वहाँ पर गंगा घाट पर लोग स्नान कर रहे हैं और काफ़ी कम वक्त रह गया, लगभग 1 घंटे का ही वक्त रह गया है जब लोग स्नान करके और मंत्रोच्चार कर सकेंगे। जी बिल्कुल, सिलसिला शुरू हो चुका है स्नान का। हम कह सकते हैं कि भोर से स्नान हो रहा है, चूँकि ग्रहण काल से पहले स्नान करने की परंपरा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रहण काल के समय गंगा में खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं। तो सिलसिला बहुत सुबह से शुरू हो चुका है। अगर आप देखें घाटों का दृश्य तो लोग नज़र आएंगे यहाँ पर स्नान करते हुए और लगातार लोग आ रहे हैं। काफ़ी समय बाद संगम के तट पर लोगों की रौनक देखी गई है और लोगों की मान्यता है कि स्नान करने से जो तमाम तरह के कष्ट हैं उनसे मुक्ति मिलती है। ये बताएं, ग्रहण है, ग्रहण के समय स्नान करने आए, क्या वजह है? ऐसा है कि सनातन पुण्य पर्व है, पुण्य काल है और इसके ग्रहण के तो दोष भी होते हैं। ग्रहण का दोष भी होता है जी, तो स्नान करने से क्या दोष से मुक्त? हाँ, दोष मुक्त हो जाता है स्नान करने से। जी हाँ, तो सूतक काल में स्नान करने की परंपरा है। हाँ, सूतक काल में स्नान करने की परंपरा है और जब सूतक का मतलब समाप्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, तो उसके बाद स्नान करके अपने घर को जाना चाहिए। जी, तो तमाम लोग इसी मान्यता के चलते यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अगर आप घाटों का दृश्य देखें तो लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लोग लगातार स्नान कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। ग्रहण के बारे में इनकी क्या जानकारी है, क्योंकि अगर बहुत लेमैन की बात करें, बहुत आम आदमी की बात करें तो ग्रहण के बारे में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर। ये लोग क्या सोचते हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के प्रोफेसर भी हमारे साथ हैं और खगोल शास्त्री भी मौजूद हैं स्टूडियो में। जी, तो आप बताएं कि ग्रहण को लेकर के क्या मान्यता है, ग्रहण से क्या होता है, आप बताएंगे कुछ? हाँ, ग्रहण के लिए जो पौराणिक कथाएं हैं वो तो राहु का है कि राहु सूर्य को घेर लेता है, तो उससे मुक्ति के लिए जो है तमाम उपाय, स्नान है, दान है, ये सब किए जाते हैं। इसलिए गंगा स्नान, अब ये तीर्थ राज है, सभी तीर्थों का राजा है। यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं स्वतः। जी जी, ये प्रयागराज है, को कह सके प्रयाग प्रभाव। और ग्रहण पर विशेष महत्व गंगा में स्नान का आप बताएंगे महाराज जी। ग्रहण के साथ साथ सन्यासियों के लिए भी विशेष है। ये इस बार का ग्रहण सबके लिए महत्वपूर्ण है। इस बार का सूर्य ग्रहण इस समय ऐसे हालातों में पड़ रहा है कि इस समय सबके लिए महत्वपूर्ण है और जो ये समय दिया गया है इस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो समय अभी 9 बजे से दोपहर के लिए महत्वपूर्ण है। कोई साधना, कोई उपासना करेंगे आप लोग? जी हाँ, इसकी उपासना हमारे मंदिरों में हो रही है, सभी तैयारियां वहाँ हो रही है और जैसे ही वो ग्रहण समाप्त होता है तो उसके बाद हमारी उपासना और उनकी आरती भोग वहाँ से चालू होगा। जी, आप बताएंगे आपके लिए ग्रहण कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, हमारी संस्कृति के हिसाब से जिनको थोड़ी बहुत जानकारी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि ग्रह नक्षत्र ये जो इनका जो सर्कमस्टेंस बनता है वो वैज्ञानिक रूप से प्रूफ है। बिल्कुल, हमारे साथ मानवेंद्र लगातार हैं और मानवेंद्र बता रहे हैं, लोगों के जरिए बता रहे हैं आपको कि लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, ग्रहण के बारे में। सुभाष जी, तमाम लोगों को आपने सुना, ज्योतिष शास्त्र के बारे में जिनको जो भी जानकारी है उसको शेयर करने की कोशिश की। यहाँ मकसद यही था कि आम लोगों तक क्या बातें पहुँचती हैं वो आप तक भी पहुँचे। विशेषज्ञ हैं आप, बताएं लोगों को कि क्या धारणा बननी चाहिए लोगों में इस ग्रहण को लेकर। आपके बात से सहमत हूँ और मैं इस चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ कि ग्रहण के बारे में वाकई सभी लोग इसमें भ्रांति उत्पन्न करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी ग्रहण को जो राहु का स्वरूप दिया गया है, एक एक छाया का स्वरूप दिया गया है आज, जिसका हमारे ऋषियों के द्वारा जो धर्मशास्त्र बनाए गए, इसीलिए ग्रहण का कुछ गुण और दोष दोनों लाभ मिलता है। 6 महीने तक ग्रहण का लाभ भी मिलता है
और 6 महीने तक हानि भी होती है। लेकिन यथाकथित लोगों के द्वारा बड़ा कष्ट होता है कि ग्रहण के बारे में बहुत भ्रांतियां फैला देते हैं कि पृथ्वी का ये प्रलय हो जाएगा, ये बाघ नष्ट हो जाएगा, ऐसी महामारी आएगी। ऐसा नहीं है, यह एक दैवी घटना है और आकाशीय घटना है। दैवी और आकाशीय घटनाएं जो होती हैं वो मानव के पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए शुभप्रद भी होती हैं। जैसे मैंने पहले अभी आपसे चर्चा किया था कि किन किन स्थानों पर इसका प्रभाव खराब रहेगा, किन स्थानों पर अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष के सभी स्थानों पर इसका प्रभाव खराब रहेगा। कुछ मैं पहले कहा कि पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्रों में या पश्चिम देशों में इसका प्रभाव जनमानस के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन बाकी क्षेत्रों के लिए शेष स्थानों के लिए, अन्य देशों के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव अच्छा रहेगा। वहाँ फसलें भी अच्छी होंगी, जनमानस संतुष्ट भी होंगे। विशेषकर मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष के लिए यह ग्रहण जितना बताया जा रहा है कि बहुत कठिन है, ये प्रलय करेगा, कोरोना नष्ट करेगा, इस ग्रहण से और कोरोना से कोई हमारे यहाँ वैज्ञानिक तथ्य नहीं प्राप्त होता है। वह एक आपदा है जिससे हम लोग निपट रहे हैं। ग्रहण का एक अलग प्रभाव होता है जिसके चलते हमके अन्य स्थानों पर भी उसका कुप्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हमारे साथ रहिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महादेव जी, आपके लिए भी बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में हैं, लेकिन उन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद भी हम आपको बताएंगे कि ग्रहण को लेकर किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको 6-6.25 घंटे का वक्त है जब आप अपने आप को एक जगह बैठाकर और खुद को पवित्र कर, घर को पवित्र कर तमाम मंत्रोच्चार कर सकते हैं। तमाम ज्योतिषशास्त्र की तरह की बातें भी आपको हम बताएंगे और खगोल विज्ञान क्या सोचता है इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।